आई एम संजय पांडे। सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने कल क्लास 12th भी स्टार्ट कर लिया है और कल मैथ्स का लेक्चर आकाश सर ने लिया था और आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स प्रणव चौधरी सर हैं, तो मैं चाहूँगा चौधरी सर के लिए एक बार जोरदार से क्लैप कर दें। हालांकि हाँ, क्लैप कर दीजिए। और दूसरा एक काम और भी करना है आपको कि हम लोग को जो मोबाइल ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको नोट्स प्लस असाइनमेंट, वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट वो सारे वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सर आज हम लोग क्लास 12 में क्या स्टार्ट करेंगे आप बच्चों को बता दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो मेरा नाम प्रणय चौधरी है, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। सर ने जैसे बताया ही कि आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी दो मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। तो हम सब बच्चों को बताते हैं क्लास 10th और क्लास 12 जो होता है वो प्रेशर कुकर का तरह होता है कि जैसे ही क्लास 10th में कोई बच्चा आता है 12th में आता है, अरे वाह वाह प्रेशर आ गया, बोर्ड का एग्जाम आ गया, ऐसा हो गया। और क्लास 11 का जो टाइम होता है वो दो प्रेशर कुकर के बीच का टाइम होता है और उसमें बच्चा इतना रिलैक्स हो जाता है कि उसे पढ़ना ही भूल जाता है कि अरे अभी तो क्लास 10th दिए थे, क्लास 12 में तो फिर से अभी प्रेशर आने ही वाला है। तो क्लास 11 जो होता है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट स्किप हो जाता है। और फिजिक्स के साथ ये बड़ी ही दुख भरी दास्तां हो जाती है कि फिजिक्स वैसे ही थोड़ा सा अपना गियर बदल चुका होता है क्लास 11th में आके, और 11th में बच्चा रिलैक्स हो जाता है। अब 12th में आने के बाद क्या होता है कि 11th की फिजिक्स तो गई, अब क्लास 12th में आ गए, अब क्या किया जाए। तो थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि अगर क्लास 11th की फिजिक्स गड़बड़ हो गई है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उसका यूज जरूर होगा, लेकिन उसमें काफी चीज हम लोग को नहीं मिलेगी। अच्छा, जो चीज उसमें छूट गई है, जैसे हम बता दे रहे हैं कि अभी वेक्टर्स का काफी ज्यादा यूज होने वाला है, तो हमारे ही इसी चैनल में वेक्टर्स पे भी हमने कहते हैं लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से वेक्टर्स का लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो आपको वेक्टर में दिक्कत आएगी, अधिकतर लोग थोड़ा सा क्योंकि इजिली वे में पढ़ते हैं और वेक्टर्स के एप्लीकेशन हमको नहीं आते हैं और वही क्लास 12 में दिक्कत दे रहा है। कुछ हो सकता है कि बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही हो, तो वो भी हम एक लेक्चर करके उसको डालेंगे। तो आपको जो भी क्लास 11th के जो डिफिकल्ट पार्ट्स जो थे जो आपको 12th में परेशान करेंगे वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्लास 12th की फिजिक्स में। तो सबसे पहले इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि क्लास 11 तो गड़बड़ हो गया, क्लास 12 भी गड़बड़ होने जा रहा है। तो प्रेशर कुकर में नहीं बैठ के पढ़ना है, मुस्कुराते हुए रिलैक्स होकर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम रिलैक्स रहते हैं तभी हमारा माइंड ज्यादा काम करता है, इसलिए मुस्कुराते हुए आराम से हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? तो उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि जब क्लास 11th में चलते हैं, क्लास 11th की जो फिजिक्स थी वो हम लोग की किसके चारों तरफ घूम रही थी? हम लोग की मास के चारों तरफ। मास हम लोग क्या था? मास मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी और हम लोगों ने देखा था कि बार बार हम मास के बारे में कह रहे थे कि कोई मास है जो रुकी हुई है, मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या एक्सेलरेट कर रही है। फिर हम लोग देख रहे थे उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट कर रही है, ये सारी चीज हम लोग निकाल रहे थे। तो इसका मतलब क्या देखा था हम लोगों ने वहां पे कि जो मास हम लोग की थी उसके पास 3 पॉसिबिलिटी थी कि वो हम लोग की रेस्ट पे हो सकती है, वो हम लोग की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, या वो एक्सेलरेट कर सकती है। क्लास 12th में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहां पे फिर से एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम लोग की मास के पास 3 पॉसिबिलिटी थी कि वो रेस्ट पे हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है, तो इसी तरह से हमारे चार्ज के पास भी 3 पॉसिबिलिटी होगी कि वो हमारी रेस्ट पे होगी, दैट इज v इज इक्वल टू 0 रेस्ट पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, या वो एक्सेलरेट कर सकती है। अब ये जैसे ये 3 पॉसिबिलिटी होगी तो इसमें होगा क्या, जब ये हम लोग का रेस्ट पे होगा
तो ये हम लोग की फर्स्ट यूनिट बना रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो जो हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, और स्टैटिक का मतलब कि वो रुकी हुई है। तो ये हम लोग की हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब ये चलना शुरू करेगी तो क्या होगा? जब ये चलना शुरू करेगी तो घरों में बिजलियां दौड़ना स्टार्ट कर देगी, मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और जब ये दौड़ रही है तो करंट बह रही है, और जब करंट फ्लो कर रही है तो एक चीज और हो रही होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी, मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे मैग्नेटिज्म में भी। और जब ये एक्सेलरेट करेगी तब ये क्या करेगी? तब ये एनर्जी रेडिएट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम लोग पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जैसे हम लोग बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो एक्सरे। एक्सरे क्या है? हम लोग की एक्सरे हम लोग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? वो भी हम लोग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब पूरी की पूरी जब हम ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। और आखिर में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि क्लास 12 की फिजिक्स जब स्टार्ट होगी तब भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे, और जब हम लोग की फिजिक्स एंड हो रही होगी तब भी हम लोग चार्ज के बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो पूरी की पूरी क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो चार्ज के ही चारों तरफ घूमने जा रही है। तो पहले जल्दी इसको नोट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि चार्ज इतने सारे कारनामे जो कर रहा है ये कर कैसे रहा है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो देखते हैं कि हमने क्या देखा कि चार्ज हमारा रेस्ट पे हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, और ये एक्सेलरेट कर सकता है। तो जो ये तीन पॉसिबिलिटी होगा तो हो क्या रहा है? जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, अभी केवल देखते हैं क्या प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दौड़ना स्टार्ट किया तब क्या होगा? तब इसके पास कुछ चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही, और साथ ही साथ अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं, लोग सिंबल हम लोग का बी होता है, यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर सिंबल हो सकता है, ठीक है। और थर्ड हम लोग क्या है? हम लोग का एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करेगा, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, दौड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दौड़ भी कैसे रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो साथ साथ क्या करेगा? ये रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जब ये रेस्ट पे है तब क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ एनर्जी रेडिएट भी करेगा। तो इसका मतलब ये चार्ज काफी कारनामे कर रहा है। तो अब इस चैप्टर में आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम लोग उसी चार्ज के बारे में बात करेंगे कि ये चार्ज है क्या, इसकी क्या खासियत है और ये क्या क्या करता है। ये तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं कि ये चार्ज है क्या। तो चार्ज क्या हम लोग का है? जैसे हम लोग का मास क्या था, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, उसी तरह से चार्ज भी क्या है? हम लोग का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या हम इसको कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी। किसकी? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या हम लोग की है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it shows electrical and magnetic effect. मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ये दिखा रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको और आगे, इसको नोट करते हैं। तो बात आती है कि ये चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आता कैसे है। तो हम लोग को सबसे पहले पता था कि चार्ज आया कैसे था। बहुत पहले क्या करते थे हम लोग, दो बॉडी को रब किया करते थे। दो बॉडी को रब करते थे तो क्या देखा गया था कि कभी रब करने के बाद कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है आपस में और कुछ बॉडीज आपस में रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब देखा गया कि दो तरह की चार्जेस, दो तरह की कुछ प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये पिक्चर में आते हैं और ये नामकरण करते हैं चार्जेस का और बताते हैं एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम निगेटिव, इनका नामकरण हो जाता है। किस बेसिस पे होता है, कोई लॉजिक नहीं, उनको नाम रखना था, उन्होंने नाम रख दिया। और उस समय बड़े ही प्रतिष्ठित आदमी थे वो यूएस के, तो उनकी बात कोई टालता भी नहीं था, तो उसको मान लिया गया कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। और उसके बाद पूरी पढ़ाई, पूरी मैग्नेटिज्म की थियरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, लेकिन तब भी पता नहीं चल पाया था कि उसका बेस कहां से है, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ कहां से रहा है। बहुत टाइम बाद पता चला कि ये कहां से आ रहा है, ये एटम के अंदर से आ रहा है। तो एटम को हम लोग समझते हैं कि एटम है क्या। तो एटम सबको पता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो हम लोग के ऑर्बिट्स होते हैं वहां पे हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। बाहर हम लोग का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो जब हम लोग का एटम न्यूट्रल होता है तो उस समय क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ये चारों तरफ टहल रहा है। और जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है, कितना होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का, और यही सेम चार्ज होता है प्रोटॉन का, लेकिन पॉजिटिव। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं तो नेट चार्ज क्या है, हम लोग का इक्वल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का न्यूट्रल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर टहल रहा है, प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। अब न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही बैठा रहेगा। बाहर जो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहा है, ये कहीं घूमने टहलने जा सकता है। तो हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन घूमने टहलने बाहर चला गया, या बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो इसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम लोग। तो वही जो इलेक्ट्रॉन्स जो है जो लूजली बाउंड है वही हम लोग का जा सकता है, या उसी ऑर्बिट में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखते हैं, फिर इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे हमने बोल दिया, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अगर कहीं चला गया बाहर तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं अभी इसके पास, अभी भी 11 हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब इसके पास,
10 हो गए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने से, एक ज्यादा हो गया। तो जो एक ज्यादा है उसी का नेट चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। कितना, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बार बार हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम लोग ई से डिनोट कर लेंगे। तो कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, इसके ऊपर आ गया प्लस ई चार्ज आ गया। तो क्या बन गया ये हम लोग का Na+ बन गया। अब देखते हैं, हमने बोला कि क्लोरीन था हमारा, क्लोरीन 17। तो अब क्या होगा इसमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 287। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हम लोग के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के हो जाएंगे 18, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं हम लोग के, ये 17 है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हम लोग का, ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हम लोग का, ज्यादा हो गया। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, Cl-। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया हम लोग का -E चार्ज आ गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव या हम न्यूट्रल कह रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर वहीं पे है, कहीं टहलने नहीं गया तो न्यूट्रल है, टहलने चला गया, कहीं बाहर चला गया तो पॉजिटिव, और कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव। क्लियर है चीज। तो लिखते हैं इसको हम लोग, तो हम लोग के पास दो तरह के चार्ज हैं, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से हम लोग के पास हैं, पॉजिटिव है और निगेटिव है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग Ne से डिनोट करेंगे। Ne क्या हम लोग का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Np हम लोग का है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई एटम है वो कैसा है हम लोग का, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो क्या हो रहा होगा हम लोग का, उस समय हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो रहा होगा। अगर हम लोग कहें कि कोई हम लोग का जो आयन है या कोई हम लोग का मटेरियल है वो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा हम लोग का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा। और अगर हम लोग का निगेटिव है, इसका मतलब हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो गया हम लोग का, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल में क्या होगा, बराबर रहेगा। अब बात आती है कि हम लोगों ने मैटर की हम लोग दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, मास जो क्लास 11 में देखा था, अभी हम लोग चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है तो क्या मास पे कोई फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है। कितना मास है उसके पास मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम लोग का है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब अगर यह पूछा जाए कि जिस समय हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या मास में चेंज आ रहा है, हां आ रहा है। जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, मतलब बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो मास में अंतर आ रहा है। अगर कोई, हमने कहा कि कोई 100 किलो के 10 लोग हैं और वहां पे एक छोटा सा बच्चा है 4 किलो का है, वो अगर चला जा रहा है या चला आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मोटे तौर पे। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि हाँ 4 किलो का फर्क तो डाला ही उसने ना, तो वैसे ही हम लोग का है, इलेक्ट्रॉन जब हम लोग का ट्रांसफर हो रहा है तो मास में चेंज ला रहा है। अब अगर बोला जाए कि अगर हम लोग का ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव है,
तो किस वाले केस में, ये अगर पहले न्यूट्रल रहा होगा, न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ होगा, सिमिलरली ये वाला हम लोग का है न्यूट्रल से निगेटिव हुआ होगा, तो मास किस केस में बढ़ा होगा, निगेटिव वाले केस में कि पॉजिटिव वाले केस में। तो निगेटिव वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, मतलब क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन को खाया, और खाया तो मोटाया, मतलब मास उसका बढ़ गया। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कटौती हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जब कम हो गया तो मास भी क्या हो गया, उसका कम हो गया। तो यहां पे क्या होगा, इसका मास में इसमें कमी आ जाएगी, और यहां पे क्या होगा, इसमें मास इसका इंक्रीज करेगा। कितना, जितना हम लोग का इलेक्ट्रॉन गया होगा उसका हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने मास का चेंज आया होगा। तो इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चार्ज के बारे में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये चार्ज हम लोग का साथ पूरे क्लास 12th भर नहीं छोड़ने में जा रहा है। तो आज हम लोग चार्ज के बारे में कुछ कुछ बातें देखेंगे। और क्या बात करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में, कि चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल क्या हम लोग का है, ये सिंबल हम लोग का होगा Q। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी हम लोग की कूलम, इसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, कूलम। ये हम लोग की हो गई यूनिट, SI यूनिट हम लोग की हो गई। किस तरह की क्वांटिटी है ये हम लोग की, ये हम लोग की स्केलर क्वांटिटी है। क्लास 11th में हम लोगों ने देखा था दो तरह की क्वांटिटी थी, एक हम लोग की थी स्केलर, एक थी हम लोग की वेक्टर। स्केलर थी जहां केवल मैग्नीट्यूड से काम चल रहा था, और वेक्टर थी हम लोग की जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही थी। तो वेक्टर जो चैप्टर है, अगर क्लास 11th में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसको अभी पढ़ लीजिएगा। हमारी इसी चैनल पे ही प्लेलिस्ट में 11th के वीडियोस पड़े हैं, उसमें वेक्टर्स है, तो वेक्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर का भी आगे यूज करेंगे। तो ये किस तरह की क्वांटिटी हम लोग की है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब और बात करते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा दो तरह की हम लोग के पास चार्ज आ गया, एक प्लस पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो हम लोग को पता ही है क्या, लाइक चार्जेस क्या करते हैं हम लोग के, एक तरह के चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा हम लोग का, अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब यहां पे क्या है, अगर हम लोग का पॉजिटिव और पॉजिटिव है, या हम लोग का निगेटिव एंड निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को देख के रिपेल करेगा। और अगर हम लोग का एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ रहा है। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ कैसे रहा हम लोग का, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी प्रॉपर्टी पे कि इलेक्ट्रॉन ही ये सारा कलाकारी कर रहा है, ये या तो आ रहा है या तो जा रहा है, इसी पे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लिख लेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि ये क्या कह रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे हाथ में 3 मार्कर है, तो हमारे हाथ में 1 मार्कर भी हो सकता है, 2 मार्कर भी हो सकता है, 3 मार्कर भी हो सकता है, 4 मार्कर भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम आधा मार्कर लेके आएंगे यहां पढ़ाने के लिए। मतलब यहां पे क्या है, जब भी हम लोग मार्कर की बात करेंगे तो मिनिमम कितना हमारे पास मार्कर हो सकता है, 1 हो सकता है। और कितना हो सकता है, उसका मल्टीपल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसी तरह से किसी बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसी तरह से इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतने ही जा भी सकते हैं। तो किसी भी बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो अगर हमेशा इलेक्ट्रॉन नंबर्स में ही जा रहा है, इंटीग्रल नंबर्स पे ही, तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गया होगा इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर भी जो चार्ज आएगा Q, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन E। और यहां पे N क्या है हम लोग का, ये हम लोग का इंटीजर है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री चार्ज जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पे N क्या है हम लोग का, N हम लोग का इंटीजर है। Q इज इक्वल टू NE। और यहां पे हम लोग E को क्या बोलते हैं, E हम लोग का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग का है। ये हम लोग का है स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं, ये हम लोग का क्या है, ये स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग का हो गया। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग का हो गया E, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है ये हम लोग का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको नोट करें और इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, Q इज इक्वल टू NE। चार्ज ऑन एनी body can be integral multiple of elementary charge। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग इसको E। तो ये हो गया हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल है ये। अरे हम लोग अंडा खरीदने के लिए गए तो कितना अंडा ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। कभी भी लेंगे तो 1 के मल्टीपल में ही तो लेंगे, आधा अंडा तो नहीं लेने जाएंगे कि दुकानदार के पास गए ये आधा अंडा, आज हमको ऑमलेट खाने का मन है लेकिन 1 अंडे का ऑमलेट बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको तो आधा ही ऑमलेट खाना है, एक काम करो आप हमको आधा अंडा दे दो। तो आधा अंडा तो वो आपको देगा नहीं, वो क्या देगा, वो आपको 1 अंडा ही बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्मॉलेस्ट, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसको क्वांटा बोल रहे हैं। जो हम लोग मिनिमम जो उसका साइज है या मिनिमम उसका मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा। तो यहां पे ई क्या हम लोग का, ये हम लोग का क्वांटा ऑफ चार्ज है। ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज हम लोग का क्या है, ई हम लोग का है। तो इसको नोट करें और इसको और चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ बातें चार्ज के बारे में। चार्ज की एक खासियत होती है कि चार्ज अगर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो बात आती है इसमें कौन सी नई बात है,
मास भी तो हम लोग का क्लास 11th में जब चल रहा था तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई थी। तो यहां पहले नोट करते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लिया, उसको फेंक दिया, जितना तेजी से फेंक दिया उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब लेकिन बहुत तरीके की मास की वैल्यू क्या चेंज होती है क्या? हाँ, मास की वैल्यू चेंज होती है। कैसे? मास का फॉर्मूला होता है हम लोग का m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां पे जो ये v था हम लोग का क्लास 11th में, वो क्या है? ये हम लोग का, ये हम लोग के स्पीड ऑफ बॉडी है ये। और ये क्या हम लोग का, ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है हम लोग की? स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ, हम लोग बोले वेलोसिटी ऑफ बॉडी या पार्टिकल, या यहां पर ये क्या हम लोग का? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वहां पे अगर हम लोग याद करें तो कितने तेजी से कहते बॉडी मूव कर रहा था कोई? अरे 100 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इसी के तो रेंज में था। अब यहां नीचे क्या है हम लोग का? c, मतलब क्या है हम लोग का? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हम लोग का है। अब हमने बोल दिया अच्छा इसका स्क्वायर होना है। हमने बोल दिया कि कोई बॉडी हम लोग का था वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। यहां पे क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, मतलब नीचे कितना जीरो हम लोग का है? 8, और 8 कितना हो गया? 16। और यहां पे कितना हम लोग का है? ये यहां पे तो कोई 4 ही जीरो है। तो क्या ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये बहुत ही छोटा सा वैल्यू आ जाएगा? क्या हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं? तो ये हम लोग का मास हम लोग का इसीलिए चेंज नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग का v क्या था? हम लोग का वहां पे c से बहुत ही छोटा था। लेकिन अब हम लोग जब क्लास 12th में बात करेंगे तो वहां जो हम लोग मास के बारे में बात कर रहे थे, मोशन के बारे में बात कर रहे थे, वो न्यूटन वाली फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब जब हम लोग क्लास 12th में आ जाएंगे, जब हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे, उसको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन उस फिजिक्स को हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम फिजिक्स। और वहां पे ये चेंज हो जाएगी क्या? वहां पे हम लोग की एक मास की वैल्यू चेंज होती है वेलोसिटी के साथ। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो चार्ज हम लोग का है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और करेगा आगे। हम देखेंगे अभी आगे जाके इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखे हम लोग हेडिंग। अगला, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है? कि अगर हम एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं तो उसमें जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज, द नेट चार्ज in an isolated system is always constant। अब बात आती है ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला कि हम लोग इस कमरे में हैं और बाहर आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन उस आंधी तूफान का असर इस कमरे में नहीं आ रहा है, कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है। तो ये रूम क्या हो गया हम लोग का? आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से क्या, हम लोगों ने कोई सिस्टम लिया, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, कोई चार्ज ना अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम क्या बोल रहे हैं हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो क्या रहेगा हम लोग का? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से हम लोग। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग का एक टर्म आएगा पेयर प्रोडक्शन। देखते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन।
पेयर प्रोडक्शन क्या है हम लोग देखते हैं। हम लोग के पास एनर्जी, हम लोग के पास गामा फोटोन हम लोग के पास है। गामा फोटोन एनर्जी के फॉर्म में होगा, जिसको हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग के पास ये एनर्जी है तो क्या इसके पास कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं इसके पास, नो चार्ज, कोई भी चार्ज इसके पास नहीं है। वहां हम लोग देखेंगे कि ये किसमें प्रोड्यूस होगा, यहां से हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, सॉरी पॉजिट्रॉन। ये क्या हम लोग का, ये इलेक्ट्रॉन है और ये हम लोग का पॉजिट्रॉन है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, ये पॉजिट्रॉन है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा। उसका मास, उसका रूप, साइज वाइज सब क्या है, ये इसी की तरह है। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि एक भाई गोरा है, एक भाई काला है, बाकी उसका चेहरा मिल रहा है और उसका मास भी मिल रहा है, सारा ढांचा सेम है। तो वैसी कहानी इनकी है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों का मास बराबर, अंतर किसमें है, केवल इसकी पोलैरिटी पे। इस पे माइनस है और इस पे क्या है, प्लस है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम चार्ज की बात करें तो क्या यहां -1e है, क्या यहां पे +1e है? अगर हम लोग अलग अलग बात करें तो दोनों के ऊपर चार्ज है, लेकिन अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा हम लोग का, 0। और यही तो हम लोग का कह रहा है, ये चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब पहले चार्ज नहीं था, बाद नेट चार्ज, और बाद में भी नेट चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, चार्ज हम लोग का कंजर्व है। तो टोटल चार्ज, हम लोग टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग हमेशा, टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि चार्ज कैसा हम लोग का क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, आलू टमाटर की तरह। कैसे आलू टमाटर की तरह, 3 किलो आलू लेके आए, 2 किलो टमाटर लेके आए, टोटल सब्जी कितनी हो गई, दोनों को अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं हम लोग, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। वहां पे हम लोग कुछ, वहां पे कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं। तो यहां पर भी क्या कह सकते हैं हम लोग कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या चार्ज इज एडिटिव कह सकते हैं हम लोग। चार्ज इज एडिटिव, क्या मतलब है इसका, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज algebraic sum of all charges on the body। बॉडी पे कई सारे चार्ज हैं, जैसे हमने बोल दिया हमारे पास एक बॉडी है, उसमें कई सारे चार्ज हैं। एक हम लोग का चार्ज है +1 कूलम, एक हम लोग का चार्ज है -2 कूलम, एक हम लोग का चार्ज है +3 कूलम। तो पूछा जा रहा है कि टोटल चार्ज कितना है, तो सिंपल इसको जोड़ देते हैं। अरे प्लस वाले को एज ए प्लस की तरह लिखेंगे, माइनस वाले को माइनस की तरह लिख लेंगे। कैसे, +1 कूलम -2 कूलम +3 कूलम, कितना हो गया, 1 और 3 4 में से 2 गया, कितना हो गया, 2 कूलम। ये हो गया हम लोग का नेट चार्ज। तो सीधे सीधे हम लोग को जितने भी चार्जेस हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या हम लोग की, जिसको हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्टली अलजेब्रिकली, और जो हम लोग पीछे पढ़े हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वहां पे क्या, जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास कोई एक बॉडी थी, पहले उसके ऊपर चार्ज था Q1, कोई एक बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज था Q1, दूसरी कोई बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज था Q2, और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको जोड़ दिया। इसके ऊपर चार्ज आ गया अब Q1 डैश, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2 डैश, चेंज हो गया हम लोग का चार्ज। तो अब बोला जाएगा इसमें क्या रिलेशन है,
तो एक रिलेशन तो कंफर्म हो गया क्या कि पहले जितना टोटल चार्ज था बाद में भी उतना ही टोटल चार्ज रहेगा। मतलब पहले टोटल चार्ज कितना था हम लोग का Q1 प्लस Q2, बाद में कितना चार्ज हम लोग का है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इन सब पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो हम लोगों ने देखा चार्ज के बारे में कुछ कहानी देखी, ये हम लोगों ने देखा कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने के कारण आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड कर रहा है, आ रहा है तो किसी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो वो क्या रहेगा हम लोग का, न्यूट्रल रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि कभी भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज हम लोग का किसी भी सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट है। चार्ज हम लोग का वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे ऐड करते हैं हम लोग, इसको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग का है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखी। चार्ज के बारे में हम लोग कुछ और अभी देखेंगे कि हम लोग किसी बॉडी के ऊपर को चार्ज कर कैसे रहे हैं। तो हम लोगों ने शायद कुछ हम लोगों ने किया भी है बचपन में, शायद देखिए याद करिए कि वो स्केल से हम लोग क्या पे रब कर रहे थे और कुछ पन्नों को उठा रहे थे। तो वो जब बचपन में छोटे से क्लास में हमने जो स्केल से पन्नों को उठाया था, वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबल था, वहां पे चार्ज रिस्पॉन्सिबल था। और वही जो बचपन में हम लोग खेल रहे थे, वही चार्ज हम लोग देखेंगे कि वही चार्ज कारण बनेगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। वही चार्ज बनेगा कारण जनरेटर के पीछे भी, जो जनरेट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं कैसे, उसके पीछे भी जो पूरी साइंस फिजिक्स है वो भी क्या है, इसी चार्ज के ही नाचने के कारण आ रही है। इवन की जो लाइट है हम लोग का, वो भी क्या है, वो भी इसी चार्ज का ही एक ड्रामा है, उसका एक खेल है ये। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं। कंडक्टर को चार्ज करने का क्या तरीका है, इंसुलेटर को चार्ज करने का क्या तरीका है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थोड़ा सा इसको पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। क्यों मुस्कुराना है, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आता है। और वैसे भी कोई बच्चा इसलिए तो पढ़ नहीं रहा है कि हमको समझ में कम आए। तो अगर अच्छे से समझना है, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग को और सारी डिटेल्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, टेस्ट और ये सारी चीजें, वीडियोस, तो उसके लिए हम लोग के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।